एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक फॉर वीकली सेशन। नाज़रीन, इन सेशंस का बेसिकली मकसद ही यही होता है ताकि हम आप लोगों को स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो अप टू डेट रख सकें। और इसके साथ साथ नाज़रीन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने सर्कल में जो भी मौजूद है उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को जो है वो मैनेज कर सकें। और नाज़रीन, चैनल को लाइक भी जरूर किया करें, सब्सक्राइब भी जरूर किया करें ताकि आप लोग हमारी आगे आने वाली वीडियो से नोटिफाई रहे। नाज़रीन, बेसिकली हमने आज का जो सेशन है थोड़ा डिफरेंट रखा है। हम जो है हमने सबसे पहले मैं अपने गेस्ट के हवाले से बताते चलूँ तो बेसिकली यासिर महमूद को हमने आज इनवाइट किया है। ही इज द सीईओ ऑफ यासिर महमूद सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। और काफी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, काफी सीनियर है। हम उनसे जो है बहुत सी जो है वो डिस्कशन करेंगे स्टॉक मार्केट से। हम स्टॉक वाइज बात नहीं करेंगे, कंपनी वाइज बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के हवाले से बात करेंगे, मार्केट के एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा डिफरेंट सेशन है, उम्मीद है आप सब लोगों को, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सबको ये पसंद आएगा हमारा सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। जी। वालेकुम अस्सलाम अरीबा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जी। आप खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि हम इकोनॉमी आउटलुक के हवाले से बात कर लेते हैं। सर, अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है कंडीशन। हमने जो है वो इससे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट को। और जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका तो यही जो है वो एक माइंडसेट होता है कि इकोनॉमिक कंडीशन सही चलते रहें ताकि हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसका इंडेक्स जो है वो हाई होता रहे, हम जो है वो प्रॉफिट में रहें। तो बेसिकली आप आगे अगर हम 6 to 12 मंथ्स की ओवरऑल बात करें तो आप कैसा देखते हैं इकोनॉमी? जी अरीबा, आपको आवाज आ रही है जी सर, मुझे आपकी आवाज मेरी? बिल्कुल क्लियर है। जी जी। आपकी थोड़ी सी कम है। अच्छा। बहरहाल मेरी आवाज आपको आ रही है ना? जी जी। देखें अरीबा, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो भी मेरा इकोनॉमी का सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड दैट कम्स टू माय माइंड इज के इट्स अ मिक्स्ड पिक्चर। हम्म। आज के दिन जहाँ पे हम खड़े हैं, हम लोग वी हैव कम अ लॉन्ग वे। जो हमारी इकोनॉमी की पोजीशन जून 23 से थी, हम्म। उससे हम लोग बहुत इम्प्रूव्ड कंडीशन में हैं इस वक्त। आप अगर इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो जिस लेवल पे आ गया और उस स्टेज पे कहाँ से नीचे आया है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। फिर आप अगर हमारी करेंसी देखें तो स्टेबल आ रही है विद अ वेरी माइनर मॉडिफिकेशन, जरा सी तो स्टेबल करेंसी है। फिर लेटली हम बड़े पॉजिटिव न्यूज़ सुन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रम्प टैरिफ्स के, उसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा जो है रीजनली competitive हमें टैरिफ मिला है, तो उसका भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट्स हमारा वो भी बड़ा लास्ट ईयर अच्छा रहा, तो वो भी बड़ी पॉजिटिव चीज है। लेकिन अगर आप आज के दिन में इसको, ये तो हो गई स्टेबिलिटी एंड अच्छी परफॉर्मेंस, बट दूसरी तरफ देखें तो देर आर लिटिल साइंस दैट आर नॉट सो गुड। उसमें सबसे पहले तो अभी इमीडिएटली अगर आप देखें तो फ्लड आया है। इस फ्लड का इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी पे, इसका इम्पैक्ट देखना होगा। दूसरा, एग्रीकल्चर को अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग कि जो चारों कैश क्रॉप्स हैं आपके पाकिस्तान के, वो आर नॉट डूइंग वेल। मतलब है उनमें डिक्लाइन नजर आ रहा है। और हमारी जितनी डिमांड है ना मार्केट में जो क्रिएट होती है अबाउट डिफरेंट थिंग्स, गाड़ियों की, ड्यूरेबल्स की, एयर कंडीशनर्स की, फ्रिजेस की, बाकी और कंज्यूमर आइटम्स की, ये सारी सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर इसमें होता है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो मुझे सम हाउ कंसर्न है अबाउट एग्रीकल्चर इनकम
का जो मैं डिक्लाइन देख रहा हूं, आई थिंक कि अभी शायद हम उसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे कि वो कितना हमें डेंट कर सकती है। तो एक साइन जो मुझे देखना है वो एग्रीकल्चर इनकम है। फिर ओके, हम लोग 2023 से बड़ी अच्छी ग्रोथ 2.5% पे, बट वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये ग्रोथ भी अभी एनीमिक ग्रोथ है। इट इज नॉट अ ग्रोथ टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट, हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है। फिर अगर आप दूसरी चीज देखें, अभी जो इम्पोर्टेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो लास्ट फिगर आया है वो $250 मिलियन, वो डेफिसिट आया, जबकि लास्ट सरप्लस था। बहुत अच्छी बात है, बट इसको भी हमें देखना पड़ेगा इस वजह से कि आईएमएफ की कंडीशंस की वजह से वी आर आस्क्ड टू ओपन अप अपना पोर्ट्स को। रिस्ट्रिक्शंस जो हमने रखी हुई हैं उनको देखा जाए कि रिलैक्स करनी है हमें। तो जब इंपोर्ट्स हम रिलैक्स करेंगे तो उसकी वजह से देयर इज अ लाइकली चांस कि ट्रेड डेफिसिट आपका बढ़ेगा, हम्म। और एक्सपोर्ट्स उस तरह से परसेंटेज वाइज इंक्रीज नहीं करेंगी जैसे आपकी इंपोर्ट्स कर रही हैं। तो ट्रेड डेफिसिट वाइडन होने का एक पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से अभी लास्ट ईयर के मुकाबले में जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो भी अब टेपर ऑफ कर रही हैं, प्लेटो कर रही हैं। उनमें पहले इनिशियली काफी एकदम सब्सटैंशियली इंक्रीज हुई थी, बट अगर अब आप देखें तो आपकी वो रेमिटेंसेस भी जो है वो टेपर ऑफ कर गई हैं, प्लेटो कर गई हैं। तो इस वजह से ये एरिया देखना है। फिर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं देख रहा हूं, हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेजेस तो बड़ी आ रही हैं, हम्म। बट प्लेजेस एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब डिलेज आ रहे हैं ना जी, वो हर चीज, एक तो पॉलिसी रिफॉर्म डिलेज हैं। हम सुन रहे थे बड़े अरसे से कि रिफाइनरी के अंदर न्यू पॉलिसी आ रही है, सर्कुलर डेट का इशू जो है जी, पिछले 2 महीने से हम मार्केट में सुनते हैं अभी हफ्ते बाद बस हो गया, 10 दिन बाद हो गया, उसमें भी डिलेज आ रही हैं। फिर अगर आप देखें तो प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, डिस्कोर्स, तो उसके ऊपर भी कोई सॉलिड फ्रेमवर्क नहीं हमें नजर आ रहा, कि डिलेज हैं एक इन द पॉलिसी। दूसरा, मैं पर्सनली फील करता हूं कि जब तक ये एक स्टेज तक तो हम कर रहे हैं ना कि प्लेज आ गया, इतने $1 बिलियन वो दे देंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गए, रियल चीज जो होती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल क्लोज। हमने अभी तक पिछले 1 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंशियल क्लोज देखी है? तो हार्डली कोई बिग टिकट इन्वेस्टमेंट में मुझे वो नजर नहीं आ रही। तो दिस इज द रीजन व्हाई आई से कि हमारी इकोनॉमी जो है, इट्स अ मिक्स्ड बैग। वो ये जो अभी हमने 1.5-2 साल में मार्केट को देखा है ना, ये एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट की री रेटिंग हुई है। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं समझता हूं कि ये आप जो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमी, ये दीज आर द थिंग्स दैट वी विल हैव टू लुक हाउ दे अनफोल्ड। ये मेरा व्यू है। तो हम्म। वो उस तरीके से थोड़ा सा कॉशन हम्म। वर्ड है, probably optimistic but cautiously optimistic, ये हम्म। मैं फील। सही। अच्छा सर, ये तो आपने ओवरऑल बात की। अगर हम पीएसएक्स के इम्पैक्ट भी की बात करें तो ये बताइएगा, ये जो ऑयल प्राइसेस, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ऑयल प्राइसेस जो है फ्लक्चुएशन डे बाय डे होती रहती है। हम देखते हैं बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो आप ये बताइएगा, ये जो ग्लोबल ट्रेंड्स अभी जो बात की आपने हमारी इकोनॉमी की, तो ये जो ट्रेंड है ये कैसे, मतलब क्यों इतना इम्पैक्ट करता है, क्या वजह है, क्या क्यों इतना जो है वो इसके चेंजेस से, ये हम ग्लोबली भी और ये ऑयल प्राइसेस के चेंजेस से क्यों इतना फौरन पीएसएक्स पे इम्पैक्ट आ जाता है? देखें, जो
सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर्स जिसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, इन माय ओपिनियन, नंबर वन इज इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट। नंबर टू इज एक्सचेंज रेट्स। हम्म। अब एक्सचेंज रेट्स जो हैं, दे आर बोथ, इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट्स भी आपके वेस्टर्न मार्केट के अंदर, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, उसका इम्पैक्ट इधर भी आता है। अगर वो ईजिंग करेंगे तो हमारे चांसेस भी हो जाएंगे। लाइकवाइज हमारे देखे ना आप, जो पोर्ट बिल सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है वो ऑयल है। हम्म। 18-19 बिलियन डॉलर का हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ऑयल बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट बिल, उसका एक्सचेंज रेट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह आप सेकंड, एडिबल ऑयल है आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग, वी आर एन इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी। हम्म। तो जो भी एक्सचेंज रेट वीक होगा, उसकी वजह से हमारी यहाँ चीजें महंगी होंगी। जब चीजें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन होगी। फिर वो एक विशियस साइकिल सेट इन हो जाता है, इकोनॉमिक साइकिल, कि फिर आपके इंटरेस्ट रेट्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो हम लोग, वी आर इन अ ग्लोबल मार्केट। हमारी ये गुड लक है इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स की। जैसे आज से 4 साल पहले कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ था, ऑयल 110-15 डॉलर, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ हमारे साथ बड़ा अच्छा हो गया कि ये सारी कमोडिटी सुपर साइकिल टूट गया और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आई। उसका भी इम्पैक्ट है हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट में, दैट आल्सो हैज अ लार्ज पार्ट टू प्ले। तो नेचुरली मार्केट जो है वो डायरेक्टली टाइड अप है विद दीज डेवलपमेंट्स। तो मार्केट में अगर ये फोरसाइट होगी कि एक्सचेंज रेट वीक होगा बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस इंक्रीजिंग, तो जितने डॉलर बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं वो रुक जाते हैं इन एंटेसिपेशन के। ये अभी हमारा जितना जो भी बिहेवियर है, वो जो वीक हो गया रुपया, तो उससे हमारा जो रिटर्न है वो नेगेटिवली एडजस्ट हो जाएगा उससे। तो ये रीजन है कि हमारी मार्केट बड़ी सेंसिटिव है टू ऑयल प्राइसेस। सही। अच्छा सर, ये इंटरेस्ट रेट का बताइएगा, ये जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है 15 सितंबर को, क्या लग रहा है आपका इंटरेस्ट रेट का? देखिए, मेरा अगर पर्सनली ओपिनियन लें तो, इन माय पर्सनल ओपिनियन, तो आई थिंक वी हैव टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ कॉशन। मेरी नजदीक समझ में, मुझे नहीं पता, बट जो लेटली हमारे इस टाइम पे सिचुएशन है, करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, ये सारी चीजें, इसका यूएस की रेट जो उन्होंने, उनकी भी अराउंड दिस, मेरा ख्याल है सितंबर के मिड में ही उनकी भी पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट्स हैं। तो ख्याल किया जा रहा है कि शायद वो 0.25 या 0.25 का ही है, कि शायद अपने एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट्स कट कर दें। तो अगर ये नीचे भी आया तो मैं नहीं समझता कि मोर देन 0.5%, बट मेरे ओपिनियन में तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज व्हाट आई फील। सही। अच्छा सर, अब हम इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पे पढ़ेंगे, तो सर ये मुझे बताएं सबसे पहले कि आप क्या समझते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट में एक बिगनर हैं और हमें नॉलेज नहीं है, हम जैसे कि एक कहते हैं ना लर्निंग स्टेज पे हैं। वैसे तो फिलहाल तो जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में अगर काम करते हैं तो आपका हर स्टेज लर्निंग स्टेज ही होता है। बट अगर हम बिगनर हैं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की तरफ जाएं, आप क्या या आप नए इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे फोकस करें? देखिए, सबसे पहले तो जिसको अगर टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है हम्म। और नॉलेज भी नहीं है, तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा दैट गोइंग एंड बाइंग शेयर्स डायरेक्टली, वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर किसी के पास टाइम भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो फिर मेरी तो सजेशन होगी दे शुड बाय म्यूचुअल फंड्स। अच्छा। और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो एक्सपर्ट
मैनेजमेंट कंपनीज हैं, दे आर मैनेजिंग, उसका एक लोड होता है, कॉस्ट होती है, बट दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दोज हु हैव नो नॉलेज टू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। अब इसके बाद आपने क्वेश्चन किया शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मेरा 35 साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। हम लोग लोगों को मना करते हैं कि यार ये ट्रेडिंग जो है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर 100 बंदे ट्रेडिंग अटेम्प्ट करते हैं तो मेरी तो समझ के मुताबिक उसमें 90 जो हैं वो लूज करते हैं, 5 जो हैं वो गिलास तोड़े 12 आने करते हैं, कमीशन दे दे के उनको ब्रेक यानी वहीं रहते हैं, और 3 या 4 पैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये ऑड्स पता होने चाहिए ट्रेडिंग के, ये ऑड्स बिल्कुल हैं, और वो जो 3 4 बनाते हैं उनमें एक दो नेचुरल ट्रेडर्स हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट ऑफ लक। तो ये स्टेटिस्टिक्स तो सबसे पहले ये है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। बट मेरा एक्सपीरियंस ये भी है कि हम अगर उनको मना करते हैं कि यार ये तो वो कहते ने अच्छा ठीक है, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ somehow they feel कि जी ये एक है कि ओवरनाइट रिच ठा ठा बनाएंगे, तो जितना मर्जी मना करो बाज नहीं आते। तो फिर मैं ये कहता हूं कि अच्छा इस तरह करें कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 10 रुपए किसी अलहदा कर लें, 5 से 10 रुपए उससे ट्रेडिंग कर लें, और बाकी जो आपके शेयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म सॉलिड फंडामेंटल्स वाले शेयर लें। और ट्रेडिंग में अगर ओवरऑल तो मैं सिंपल सा सजेशन ये करूंगा, ट्रेडिंग करनी भी है ना तो किसी एक ट्रेड पे मैक्सिमम जो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5% हो तो दैट इज, वो एक अपना आर्ट आ जाता है कि स्टॉप लॉस, टारगेट प्राइस, उसको कैसे हमने, आप हैं उधर देयर या यू आर आउट? जी सर, कंटिन्यू करें। और वो पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है वो वन कैन टॉक अबाउट दैट इन डिटेल, बट मेरा बायस जो है पर्सनली वो बाय एंड होल्ड की तरफ है। अच्छा। दिस इज व्हाट आई फील। हाँ सही। कि हम्म। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर इस वक्त, अगर अभी की फिलहाल अगर हम रिसेंटली बात करें, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आप देख रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है? कोई भी एक सेक्टर आप सजेस्ट करें ओवरऑल इसका। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे एक थीम है सेक्टर के बजाय, मैं उसको कहता हूं थीम। वो हम्म। थीम है, मैं वर्ड यूज करता हूं RPF, रिपीट परचेज फैक्टर। रिपीट परचेज फैक्टर क्या है? रीयूज, कि आपकी नीड टू बाय अ प्रोडक्ट कितनी फ्रीक्वेंट है। अब अगर आप इस तरह से देखें कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड आइटम्स हैं जिसमें टूथपेस्ट है, वो आप एक दफा लेंगे, 15 दिन बाद खत्म हो जाएगी, दोबारा साल में आपको कितनी दफा टूथपेस्ट लेनी पड़ेगी, सोप है कितनी दफा। दूसरी तरफ आप आ जाएं, फूड है, फूड का रीपरचेज कि जी आपने करते जाना है करते जाना है। तीसरा फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, मेडिसिन हैं, वो भी आपको नीड पड़ती रहती है, फॉर एग्जांपल पैनाडॉल है। तो आप, तो मेरा तो जो सेक्टर है इसको कह लें थीम रिलेटेड है, कि हम्म। जिसके अंदर बार बार बाइंग बाइंग बाइंग, आपको इन बिजनेसेस की जो इकोनॉमिक्स होती हैं दे आर मोर ड्यूरेबल इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर मुझे ये 3 सेक्टर्स आते हैं माइंड में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, फूड एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसके अब मैं एक एग्जांपल ले लें, एक गाड़ी खरीदनी है किसी ने,
तो गाड़ी तो उसने अगले 5 साल, 6 साल, 8 साल दोबारा नहीं खरीदनी ना। तो पर्सनल लाइकिंग मेरी उन सेक्टर्स के लिए है कि गाड़ी एक दफा ले ली तो खत्म, बट उसका ही अगर टायर ले लें फॉर एग्जांपल, तो टायर फिर 50-60 हजार बाद चेंज करने हैं। तो परहैप्स टायर मैन्युफैक्चरर्स में वो थोड़ा पार्शली आ जाता है रीयूज का एलिमेंट। तो सेक्टर्स इसके अलावा नेचुरली अगर आप लें तो ऑयल एंड गैस, उसके अंदर भी एक किस्म का आपकी रीयूज फैक्टर आ रहा है कि गाड़ी ने पेट्रोल जो है, चलाई गाड़ी पेट्रोल भरा, चलाई गाड़ी पेट्रोल भरा। तो एनर्जी सेक्टर सेकंडली ज्यादा मुझे, इसी तरह आप कह लें बिजली, बिजली भी आप कंटिन्यूअसली यू आर कंज्यूमिंग। तो मेरे नजदीक पावर। डिफेंसिव, इन इस थीम के अंदर डिफेंसिव सेक्टर्स हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलिटी, यानी आपकी सुइयां जिनको हम कहते हैं, या पावर सेक्टर्स। पावर। तो आई लाइक दीज, यानी एफएमसीजी, फूड, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस। तीसरा सेक्टर जिसकी अभी लेटली ग्रोथ नजर आ रही है डेफिनेटली वो सीमेंट है, कि सीमेंट की काफी अरसा डिप्रेस डिमांड रही है, और सीमेंट इज अनदर सेक्टर दैट आई लाइक। हम्म। टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये दो सेक्टर्स लैग्ड रहे, टेक्नोलॉजी एंड सीमेंट। तो थोड़ा सा अभी जो एक्सपोर्ट फिगर्स आई हैं वो भी टेक्नोलॉजी की अच्छी, उनमें नजर आया है कि एक्सपोर्ट्स और सीमेंट भी एक्सपोर्ट्स शुरू काफी होनी शुरू हुई है। तो ये मुझे अच्छे लगते हैं सेक्टर्स। तीसरा सेक्टर है थीम, जिसको मैं कहूंगा वो टर्न अराउंड थीम है। अब जब फाइनेंस, ये आपके इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं, तो ऐसे जो लेवरेज शेयर्स थे, साइक्लिकल्स, वो टर्न अराउंड थीम पे, मतलब है जो लॉस में थे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, तो वो इस लो एनवायरनमेंट में दे विल आल्सो बेनिफिट। हम्म। सही। अच्छा सर, अगर मैं ये बात करूं मार्केट को लेके, अगर सपोज करें वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत कंडीशन ऐसे होती है कि मार्केट जो है वॉलेटिलिटी में चली जाती है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कोई ऐसी टिप देते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो अपना जो है वो कैपिटल भी प्रोटेक्ट कर लें, मतलब अपनी प्रॉफिट भी बुक कर लें, और जो है कोई ऐसा आपकी कोई नजर में टिप है? देखें, जो है ना रीबा, हम्म। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी या सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, मैं कहता हूं हमारे पास दो एमिनेशंस हैं, एक दो कारतूस हैं। एक एमिनेशन है शेयर्स, और एक एमिनेशन है कैश। हम्म। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म सरवाइव करना है इन द मार्केट, तो हम्म। आपको एज अ स्ट्रेटजी यू कैनॉट अफोर्ड टू बी आउट ऑफ पॉकेट विद एनी वन। दोनों कारतूस, दोनों तरीके के असले आपकी जेब में होने चाहिए, नहीं। शेयर्स भी होने चाहिए और कैश भी होना चाहिए। किसी भी सूरत ऐसे नहीं होना चाहिए कि 100% आपके पास शेयर हो जाए या 100% कैश हो जाए। ये जो मार्केट जब जाती है, ऊपर जाती है, तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है कि आपने जो शेयर्स रखे हुए थे उनको आप ऊपर जाते हुए आस्ता आस्ता, जिसको मैं कहता हूँ स्टैगर्ड सेलिंग करें, अच्छा। ताकि जितनी मार्केट पीक करती जाती है आपका शेयर्स का कंपोनेंट कम हो और कैश का बढ़े। क्योंकि ये तो मार्केट ने एक साइड पे नहीं चलना है। वो कहते हैं पिछले 300 साल का जो झूठ है ना, या जिसको आप कहते हैं, वो बोलते हैं दिस टाइम अराउंड इट इज डिफरेंट। ये दिस इज नेवर ट्रू। हर तेजी पे यूफोरिया हो जाता है और बंदा सुनना शुरू हो जाता है कि इस दफा ये तेजी पिछली तेजी से इस वजह से
मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये ऐसे नहीं होता। ये मार्केट एक स्टेज पे जाके इट हैज टू पीक, उसके बाद तो आप अपना रेशो, मैं इसको कहता हूँ ऑप्टिमाइजेशन करें, कि जैसे जैसे आपका मार्केट बढ़ती है आस्ता आस्ता अपनी जो होल्डिंग है उसको कन्वर्ट करें टुवर्ड्स फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये स्ट्रैटेजी है। अब सवाल आपका ये हो सकता है कि मार्केट को इधर कहाँ पे देखा जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूं कि मार्केट को मेजर करने का तरीका होता है। एक तो इंडेक्स है। आप देखती हैं इंडेक्स अब 1,48,000 पे पहुंचा हुआ है। फिफ्थ कहाँ से चला है? 91 में 1,000 था, तो 148 टाइम्स हो गया। बट ड्यूरिंग दिस टाइम 3 4 5 बूम बस साइकिल्स आए हैं जिसमें 50-50% इंडेक्स उड़ भी गया है, मार्केट उड़ गई है। तो अगर आपने इसको मेजर करना है तो लास्ट 53,000 की पीक जो 2017 थी, उस वक्त हमारी मार्केट $100 बिलियन की थी। आज 1,48,000 पे इस वक्त मार्केट डॉलर टर्म्स में $64 बिलियन है। यानी अभी भी डॉलर में मेजर करें तो 2017 की तेजी से आज स्टिल 34 हम्म 36 बिलियन डॉलर शॉर्ट है। हम्म फिर एक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमारी मार्केट पीक जो, आपको पता 3 रेशोज होते हैं मार्केट को मेजर करने के। एक होता है प्राइस अर्निंग रेशो, होता है प्राइस टू बुक वैल्यू होती है, डिविडेंड यील्ड होती है। पीपल डोंट नो या डोंट रिमेम्बर कि 94 में जब हमारा इंडेक्स 2660 था ना, तो उस वक्त हमारी मार्केट का पी मल्टीपल 18-19 था। हम्म डिविडेंड यील्ड इतनी प्राइसेस बढ़ गई थी कि तकरीबन 1% पे आ गई थी, और प्राइस टू बुक 4.5 पे हो गई थी। उसके बाद ये ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी फंडामेंटल्स ये वीक हुए, ये रेशोज नीचे आते गए हैं। और अब जो पिछले 8 साल का जो है एवरेज आप कह लें, वो पी मल्टीपल 8 है। तो मेरे नजदीक वो जो 8 का मल्टीपल है वो रेलेवेंट है। वो उस वक्त बड़ी यूफोरिया था, डे रेगुलेशन। हमें हर वक्त ये देखना है कि वो क्या एनवायरनमेंट थी जिसकी वजह से इतनी हाई वैल्यूएशंस गई। वो अभी हमारे रेलेवेंट नहीं है। वो वैल्यूएशन 7 8 9 की हैं। तो उस वक्त मेरे नजदीक जो हमारी मार्केट की वैल्यूएशन है वो इसी के अराउंड है। तो सही। लॉन्ग टर्म के अंदर तो आपको मैंने बताया कि जी, आप इकोनॉमी, सब्जेक्ट टू इकोनॉमी एंड एवरीथिंग परफॉर्मिंग, असली चीज अब जो ड्राइव करेगी ना रीबा, वो पहले जो हमारी हर चीज बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, बास्केट सारी की सारी मार्केट बिल्कुल रॉक बॉटम पे थी, वो चीज अब मेरे नजदीक थोड़ी फेयर वैल्यू पे आ गई है हमारी। और हेयर ऑनवर्ड वो जो एक थीम थी कि जी मैक्रो री रेटिंग, वो हो गई। अब हेयर ऑनवर्ड जो है ना, वन विल हैव टू बी वेरी चूजी इन द सिलेक्शन ऑफ योर स्टॉक्स। ये असेसमेंट है। वो जो एक ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड डिस्काउंट था मार्केट का, मेरे नजदीक वो अब ऑलमोस्ट नहीं। रीचिंग इट्स फेयर वैल्यू। हम्म और आगे एक चीज अभी मैं सुनता हूं कि पी मल्टीपल, मेरा एक व्यू है कि अगर आप इस दफा के रिजल्ट्स देखें तो या फ्लैट आ रहे हैं मेजॉरिटी, बिल्कुल। या कंपनीज की डिक्लाइंस आ रही हैं अर्निंग्स क्वार्टर वाइज। तो तो ऐसा ये क्यों भी लगता है? पॉसिबल है कि ये जब सीजन अकाउंट, ये रिजल्ट सीजन एंड करे, तो अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो एकदम पता चले कि जी बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड अर्निंग्स हम्म ये आपका
पी मल्टीपल अगर 8 है तो वो एकदम 9 हो जाए, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अच्छा। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, अभी आपने इंडेक्स की बात की, हम वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं। तो ये बताएं, इंडेक्स और वॉल्यूम की जो मूवमेंट है, ये भी क्या सिग्नल क्या बेसिकली प्रोवाइड करता है? ये जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम सेशन को रैप अप करेंगे। तो क्या सिग्नल देता है? देखें, वॉल्यूम तो जो है ना, सबसे जो पहले चीज रिप्रेजेंट करती है अबाउट किसी कोई स्टॉक इनएक्टिव है, सडनली उसमें वॉल्यूम आ गया है, तो इट मींस समथिंग इज हैपनिंग इन दैट स्टॉक। तो वॉल्यूम की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है इन इंडिकेटिंग द entire रीडिंग ऑफ द मार्केट। टेक्निकल्स के जो हैं वो वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माय ओपिनियन वेरिएबल। कहूंगा, मैं सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि काइंडली इस वक्त इतने वेबसाइट्स हैं विच आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। लोकल वेबसाइट्स देख लें, उसमें सरमाया है, इन्वेस्टर लाउंज है, कैपिटल स्टेक है, पीके फाइनेंस है, दे आर सो मैन। और मैं जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं वो तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी स्टॉक से ज्यादा, पाकिस्तानी वेबसाइट से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं। इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है, बिल्कुल। ट्रेडिंग व्यू है, सिंपली वॉल स्ट्रीट है। मैं वो बातें करना चाह रहा हूँ जो जरा परहैप्स लोगों को हेल्प करे। स्टॉक एनालिसिस डॉट कॉम है, ये रिसोर्सेस को जाके देखें, बिल्कुल। इनको स्टडी करें आप। यू विल बी अमेज्ड कि कितनी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है इन जगह पे, जाके उनको स्टडी करें। और ये एक सिंपल सा टूल सजेशन दे देता हूँ, ये जो मूविंग एवरेजेस होता है ना, सबसे सिंपल टूल है, इसके बारे में थोड़ी सी पढ़ें। हमारी मार्केट पिछले 1.5 साल से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो 20 की है ना, वहां पे 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आ जाती है। और एक दो दफा हुआ है कि वो ये तोड़ के 50 तक गई है, इवन 100 तक चली गई है, बट 1.5 साल से तो ये बिहेवियर है। तो माय सजेशन टू द ट्रेडर्स वुड बी कि ट्राई टू लर्न अबाउट दिस बिल्कुल मूविंग एवरेज। ये चार्ट्स हर एक नहीं रीड कर सकता, बट ये बड़ा सिंपल सा टूल है, तो इस पे अबूर हासिल करें। सही। अच्छा सर, जिस लास्ट ही क्वेश्चन मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा कि क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इंडेक्स कहाँ तक क्रॉस करेगा? अगर हम इस साल की बात करें, द एंड ऑफ द 2025, तो इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है? देखिए, जो है ना रीबा, ये जिसको आप कहते हैं ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे इमीडिएटली तो मार्केट इन अ कंसोलिडेशन फेज लग रही है। और मैं जब तक ये प्रीवियस हाई जो हमारा लगा है 151 या 152 के करीब, 151 समथिंग, जब तक उसको क्रॉस नहीं करती विद वॉल्यूम्स, ये मैं अब प्योरली ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बात नहीं कर रहा, मैं शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ। और मेरे नजदीक बिल्कुल। ये 3 महीने का टाइम फ्रेम जो है ये शॉर्ट टर्म ही है। तो उसके अंदर प्रैक्टिकली अगर ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर जाती है तो परहैप्स आई सी कि ये एक 55, एक 60 यहाँ तक, प्रोवाइडेड इट क्रॉसेस। बट यहाँ से डोंट बी एंड इट विल, यहाँ से मार्केट अभी मुझे कंसोलिडेशन फेज में लगती है। यहाँ से 4-5 हजार पॉइंट डाउन और 4-5 हजार अप, यानी दिस इज हाउ आई सी शॉर्ट टर्म में मार्केट को बिहेविंग। लॉन्ग टर्म तो वन कैन 14-15% एनुअल ग्रोथ 34 साल से हमारी रही है मार्केट की, तो वो ही ग्रोथ रहेगी, इसी रेट से ग्रो करेगी हर साल 14% ऑन एन एवरेज। दिस इज बिल्कुल। हाउ आई सी इट। अच्छा। सही सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ जो है वो आपसे सीखने को मिला। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था आपका, बहुत डिफरेंट सेशन था नॉर्मल सेशन से।
सर हम जो है इजाजत लूंगी नाजरीन मैं आज के सेशन से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने अपना टाइम हमें दिया। और नाजरीन उम्मीद करती बहुत हूँ शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को जो है ये सेशन बहुत जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। सर ने काफी जो है टेक्निकल और काफी टिपिकल भी बातें की हैं कि आप लोग जो है जितना सिंपल बनाए मेथड उतना अच्छा। बिल्कुल सर चार्ट सॉरी हर आपको कोई रीड ना। इंटरफेयर कर दिया। हाँ चार्ट्स को जाहिर है हर कोई रीड नहीं कर सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आप आज के सेशन से मैं इजाजत लूंगी। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर, आपको आगे आने वाले सेशन में फिर इनवाइट करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।